I welcome Dr. Jawahar Suri Shetty. He is international motivator and Shiksha Shastri. In next 60 minutes, he will focus on National Education Policy 2020 and school leadership. So I request Jawahar sir, please start your session, sir. सभी म्यूट पे कर लें तो बेहतर होगा। ओके, सो गुड आफ्टरनून। मुझे पता है कि खाने के बाद का सेशन जो है वो थोड़ा नींदासा होता है, यू फील स्लीपी, और स्पेशली हम कोई सीरियस टॉपिक जब बात करने जाते हैं वो भी स्कूल लीडरशिप से, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो और ज़्यादा नींद की संभावना होती है। लेकिन मैं इसको जितना रोचक हो सके उतना बना सकूं, ऐसा सोचता हूं। तो लेट मी स्टार्ट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते थे, ये जो है ये कैबिनेट द्वारा अनुमोदित है अभी, लेकिन इसकी एक लंबी प्रक्रिया आगे है। पहले तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होगी और उस समय चर्चा होगी, उसमें कुछ संशोधन होंगे और फिर फाइनल एक्ट बन के आएगा। तो कुछ त्रुटियां उसमें जो आप डिस्कस करना चाहते हैं आज डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी डिस्कस होना शुरू हो गया है और अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों ने अपने अपने प्रश्न बनाने शुरू कर दिए हैं। इसमें बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात जब हम करें तो एक बहुत बड़ा विस्तृत डॉक्यूमेंट था। यानी मुझे लगता है अगर 4-5 साल इसमें लगे हैं और पहले ड्राफ्ट में कुछ योगदान मेरा भी रहा है, तो मैं जानता हूं कि कितनी चर्चाएं हुई हैं। और चर्चा ही नहीं, ये पॉलिसी मेकिंग में भारत के 24 लोगों में मुझे गिना जाता है। तो मैंने एक चीज देखी है कि इतना बड़ा पॉलिसी डॉक्यूमेंट जिसमें लाखों लोग जुड़े हैं, ये मैं पहली बार अपनी जिंदगी में देख रहा हूँ। हाँ, तो इसमें क्या हुआ, जब पहला ड्राफ्ट बना और उसके बाद दूसरी कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी बनी, उस समय सारे सीबीएसई ने सभी स्कूलों को भेजा, फिर राज्य शासन को भेजा, शिक्षा मंत्रियों को बुलाया गया, यूनिवर्सिटीज में गया और ग्राम पंचायत लेवल पे भी इस पर डिस्कशन हुआ। और उसके बाद करीब करीब 2 लाख 4,000 हमारे पास फीडबैक आए कि ये परिवर्तन होना चाहिए, उसको भी समावेश हुआ और उसके बाद ये पॉलिसी इस शेप में आई है। अभी भी इसमें कुछ परिवर्तन होने बाकी है। एक दूसरी चीज, जब एनईपी राष्ट्र लेवल पे बन जाती है तो उसका राज्य शासन के द्वारा अपने हिसाब से कुछ परिवर्तन करने की इनकी, यानी इट इज इन देयर पावर, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो इसलिए उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ के परिवेश में कोई चीज ऐसी है जो नहीं दिखती है तो राज्य शासन का फुल पावर है कि अपने असेंबली में वो पारित करके अमेंड कर सकते हैं। तीसरी और अंतिम बात यह है कि इस पॉलिसी में कुछ रिसर्च के फैक्ट्स जोड़े गए हैं। वो ये है कि हम पहले अपने आंगनवाड़ियों में 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाते थे और 6 साल से सर्व शिक्षा अभियान में आते थे बच्चे। तो ये देखा गया है कि भाषा ज्ञान और बेसिक न्यूमरेसी यानी कि मैथमेटिक्स के अंक जो है वो 8 साल की उम्र तक बच्चे 33% ज्यादा सीख जाते हैं। यानी भाषा और अंक गणित 35% इज लर्नड बिफोर द एज ऑफ 8। हाँ, तो इसलिए इसमें 5334 का जिक्र है, जिसमें 3 साल की उम्र से 8 साल की उम्र के 5 वर्ष को फाउंडेशनल ईयर्स कहा गया है। और पहले जो हम 6 साल से 14 साल मानते थे सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा का बेसिक स्तर, वो अब 3 साल से लेके 18 साल बीच में फाउंडेशनल लिटरेसी हो गया। 5 प्लस तीसरी चौथी पांचवी जो है वो 3 और 6, 7, 8 जो है मिडिल स्कूल और सेकेंडरी स्कूल में 9th to 12th है। और सभी जगह कुछ ना कुछ परिवर्तन किया गया है, जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। पहली चीज जो है, जो मूल सुधार जो लीडरशिप को समझना चाहिए, अपन उतना ही समझते हैं, उससे ज्यादा, क्योंकि एक ही घंटे
कि सभी के पहुंच में शिक्षा हो। हाँ, ये हर बार हर सरकार यही कहती है और ये इस बार भी यही कहा गया। दूसरा है कि बराबर के अवसर सबके लिए प्राप्त हो। इसका मतलब अगर कोई स्पेशली एबल्ड हो तो भी उसको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। ये पहले भी कहा गया, इस बार भी कहा गया। 2 करोड़ ड्रॉप आउट जो हैं या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं या शाला त्यागी बच्चे हैं, उनको किस तरह से सिस्टम में लाया जाए, इसके बारे में भी इसकी चर्चा है। चौथा है संयुक्त राष्ट्र के जो एसडीजीज हैं, जो यूनिवर्सल एजुकेशन लिखा गया है, उससे कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं वो। पांचवा, इस तरह से गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा हम प्रदान कर सकें। और लर्निंग आउटकम कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल लीडरशिप के लिए कि लर्निंग आउटकम समझे। अभी तक हम लोग बात करते थे रिजल्ट कैसा हो, नंबर कितने हो, अब बात किया गया है लर्निंग आउटकम, यानी क्या छठवीं में या तीसरी कक्षा में बच्चा 3 अंक का जोड़ कर पा रहा है या नहीं, ये एक लर्निंग आउटकम है। तो अगर वो कर पा रहा है तो वो अगली कक्षा जाने के लिए तैयार है। तो लर्निंग आउटकम बेस पे, ना कि सिर्फ किताब में से कितना उल्टी कर पा रहा है उसके बेसिस पे पढ़ाई हो, इस तरह की बात चल रही है। छठा है कि हम 21वीं सदी के जो स्किल्स हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, इस तरह की चीजें जो है, एम्पैथी, इन चीजों के बारे में उल्लेख किया गया कि शिक्षा के द्वारा क्या हम इन चीजों को से जिंदगी बेहतर बना सकते हैं इन बच्चों की। पांचवी है कि हम क्या अपने अधोसंरचना को शेयर कर सकते हैं। इस पे बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है स्कूल लीडरशिप से, क्योंकि ये सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो शहरी इलाकों में ये सही है, लेकिन भारत के 70 या 80% प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिनकी फीस जो है 1000 रुपए से कम है और किराए के मकानों में चलाते हैं। हाँ, और राज्य शासन के जितने बोर्ड के स्कूल्स प्राइवेट जितने हैं वो किराए के मकानों में ज्यादातर चलते हैं, सभी नहीं। तो ग्रामीण इलाकों में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनसे बेहतर अधोसंरचना शासकीय स्कूलों में होती है। तो रिसोर्स शेयरिंग का मतलब है कि स्कूल लीडरशिप चाहे प्राइवेट का हो चाहे शासकीय का हो, दोनों मिलके, जैसे प्राइवेट स्कूल शहर में है, मान लीजिए कोई एक स्कूल ले लेते हैं, एनएच गोयल ले लेते हैं। एनएच गोयल के पास में नरदाह का जो गवर्नमेंट स्कूल है, उसको एनएच गोयल के बेहतरीन ग्राउंड प्राप्त हो, उनका स्पोर्ट्स टीचर प्राप्त हो, उनका म्यूजिक टीचर प्राप्त हो, और हो सकता है नरदाह के स्कूल में एक बहुत ही अच्छा मैथ्स का टीचर या हिंदी का टीचर हो शासकीय स्कूल में, तो वो एनएच गोयल को प्राप्त हो कि वो हिंदी बेहतर पढ़ा सकें या मैथ्स बेहतर पढ़ा सकें, क्योंकि शासकीय स्कूलों में बेहतरीन टीचर होते हैं। ये बात कई बार कही गई है। पांचवी है कि लैंग्वेज बैरियर, यानी हम सोचते हिंदी में हैं लेकिन हमको बोला जाता है कि अंग्रेजी में बोलो। तो चूंकि हमारी सोच हिंदी में है या छत्तीसगढ़ी में है या जिस भी भाषा में है, तो क्या हम उस सोच में शिक्षा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस बारे में भी लिखा गया, इस बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। और लास्ट है कि प्राइवेट और पब्लिक यानी गवर्नमेंट के स्कूलों में समान स्टैंडर्ड किस तरह से मेंटेन किया जाए, ये सारे उद्देश्यों के साथ लिया गया है ये चीज। इस पॉलिसी की एक बेहतर बात यह है कि जब बड़े बच्चों के पास आते हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो वहां पे जो पहले बुफे लगता था, जैसे आप होटल जाएंगे तो होटल में बुफे लगता था कि आपके पास 2 सब्जी है, एक दाल है, एक रायता है, रोटी है, पापड़ है, सलाद है, चावल है, उसी में से आपको खाना पड़ता था। वैसे ही 11वीं 12वीं में जब आप सब्जेक्ट चूज करते थे, आईसीएसई में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं में सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो आपके पास कुछ बने हुए रहते थे विकल्प कि बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री लेना है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री लेना है, इकोनॉमिक्स अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज ही लेना है, इस तरह के कुछ बने रहते थे। तो मुझे अगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री अच्छा लगता है और फिजिक्स से डर लगता है तो भी मुझे लेना पड़ता था। और इस बार इसको क्या किया गया है कि बुफे हटा के हमको मेन्यू कार्ड हाथ में दे दिया गया है कि आपको चाहे बायोलॉजी लेना हो चाहे फिजिक्स लेना हो, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ म्यूजिक लेना हो तो म्यूजिक ले लो, हाँ बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ आपको अंग्रेजी लेना अंग्रेजी ले लो। तो इस तरह से बुफे को मेन्यू कार्ड बना दिया गया है जिससे आप चुन सकते हैं, बच्चों के लिए बेहतर है। हाँ, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम, क्योंकि 2 चीजें हैं इसमें। भारत अब विश्व पटल पर आ चुका है, लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति विश्व पटल पर
क्यों समावेश नहीं खाती है? उसका कारण है कि उच्च शिक्षा में जैसे ही आप जाते हैं तो 3 साल का हमारा डिग्री जो था वो दुनिया में 4 साल की डिग्री चलती है। तो 12वीं के बाद अगर हमारा कोई बच्चा बीबीए, बीएससी, बीए करके विदेश जाता था तो वहां 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ने के बाद उसको पोस्ट ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर करने को मिलता था। तो चूंकि हम ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं तो पूरी शिक्षा पद्धति को इस पॉलिसी में हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको विश्व स्तर पे किस तरह से बराबर कर दिया जाए। देखो, गुणवत्ता परक जो शिक्षा है वो अपनी जगह है, उस पर हमको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कम से कम यानी यहाँ से जाते हुए बच्चे को अलग से 1 साल ना पढ़ना पड़े और सभी समकक्ष हो, इस तरह की बात हो गई है। जैसे इंजीनियरिंग करता है तो वो पीजी डायरेक्ट कर सकता है क्योंकि 4 साल का कोर्स है, लेकिन बीए बीबीए करने वाले बच्चे को 1 साल और पढ़ना पड़ता था, तो वो चीज खत्म कर दी गई। तो ये रही सीनियर स्कूल की बात। जो सबसे छोटे बच्चे हैं उनको और सभी तीनों सेक्शंस को 5+3+3+4 में पहले 5 में उनको कहा गया है कि ज्यादातर आप ध्यान दीजिए भाषा और गणित पे, जिसको हम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बोलते हैं, FLN बोला गया है। और केजी से लेके जब पहली कक्षा में आप जाएंगे तो एक 3 महीने का कोर्स बनाया गया है जिससे कि बच्चों को स्कूल में ज्यादा समय बैठने का और स्कूल में क्या क्या चीजें जरूरत है, एक प्रिपरेटरी कोर्स बनाया गया है 3 महीने का, जो बच्चा ले सकता है जब वो केजी से क्लास 1 में जाता है। हाँ, ये इसमें एक एनसीईआरटी इसकी एक प्रारूप तैयार कर रहा है। इसके अलावा उसको कहा गया है कि इसको पढ़ाई को मजे में या फन लर्निंग में अगर पढ़ाया जाए तो पहले 5 साल में बेहतर बच्चे सीख पाएंगे, यानी मजे में खेल में अगर पढ़ा सकें तो बेहतर है। दूसरा जो भाग है वो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी कोई भी चीज, यानी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, ये 6 कक्षाओं में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी हम कोशिश कर सकते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसको एक एक्टिविटी के रूप में पढ़ाएं या उसको जिंदगी के किसी एक पहलू से जोड़ के पढ़ाएं। ये चीजें आपको तीसरी से 8वीं तक करनी चाहिए, ये कहा गया है। और 9वीं तक एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहा गया है, यानी आप जो कर रहे हैं उसको उसका अनुभव करिए। ये जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने कि मान लीजिए मैं 8th या 9th में मान लीजिए लॉस ऑफ मोशन पढ़ाता हूँ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहा हूँ तो मैं कैसे पढ़ाता हूँ कि बोर्ड पे मैं S = UT प्लस या V = U प्लस AT या FT लिखते हैं हम लोग। उसके बदले क्रिकेट ग्राउंड में चले जाइए और ग्राउंड में जाके 2 टाइमर लेके जाइए, 50 रुपए का एक टाइमर आता है, तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब मैं बॉल डालता हूं तब टाइमर दबाइए और जहां बॉल गिरती है वहां टाइमर दबाइए। अब आपको ये पता है कि पिच 22 गज का है, उसमें से उतना कम कर दीजिए जहां टप्पा खाया है, और मैं जब फेंकता हूं तो मेरा 0 है मान लीजिए, हाँ, और डिस्टेंस आपको पता है और टाइम कितना लगा आपका टाइमर बता रहा है, तो आप वेग या वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पता कर सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग कि मैं क्लासरूम से हट के, और बहुत सुंदर बात कही गई है कि म्यूजिक इंटीग्रेटेड एजुकेशन या स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन या आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, यानी मैं गणित भी पढ़ाना चाहता हूं तो मैं आर्ट के साथ जोड़ के पढ़ा सकता हूं या म्यूजिक के साथ जोड़ के पढ़ा सकता हूं या खेल के साथ जोड़ के पढ़ा सकता हूं, ये कहा गया है इस बार। आखिरी बात ये है कि जो पहले हम लोग अपने RTE में, अगर आपने देखा होगा, या शिक्षा का अधिकार कानून में, और हमारी जो पॉलिसी थी पहले छत्तीसगढ़ सरकार की भी, उसमें पोस्ट स्कोलास्टिक और स्कोलास्टिक अलग अलग बनाया गया था, यानी कि खेल, म्यूजिक, डांस, ये अलग अलग होते थे और विषय अलग अलग होते थे। इस बार क्या कहा गया है कि सब एक ही हैं, आप चाहे खेल लेना चाहो तो वो भी एक पाठ्यक्रम का हिस्सा है, म्यूजिक है वो भी तो इनको सबको सब्जेक्टिव माना जाए, और आप अब चुनिए कि अगर मुझे कॉमर्स करना है और मुझे म्यूजिक करना है तो आप चुन सकते हैं।
हाँ, और वो एक सब्जेक्ट माना जाएगा। ये एक अच्छी बात फिर से पॉलिसी में निकल के आई है कि हम उसको बगल में रख देते हैं कि स्पोर्ट्स क्लास है, आज फिजिक्स की क्लास एक्स्ट्रा क्लास आनी है, स्पोर्ट्स की क्लास हटा दो या म्यूजिक की क्लास हटा दो। इनको सब्जेक्ट लेने से इनको बराबर का दर्जा दिया गया है, ये पॉलिसी की अच्छी बात है। स्कूल लीडरशिप में अब जो इस पॉलिसी के हिसाब से जो राज्य शासन इसका अनुमोदन करती है और उसमें कुछ परिवर्तन भी कर सकती है, मूलभूत परिवर्तन, लेकिन ढांचा यही रहेगा। तो उसमें आप लोगों को कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी। पहली तैयारी क्या हो सकती है कि क्या हम छोटे क्लास के बच्चों को खेल में पढ़ाने के लिए तैयार है। हाँ, इसमें स्कूल लीडरशिप को तकलीफ क्या आएगी कि टीचर्स जो है वो एक पर्टिकुलर मानसिकता से पढ़ाते हैं कि मुझे इस तरह से पढ़ाना है और इस तरह से पढ़ा के घर चले जाना है। हाँ, लेकिन मजा आ रहा है बच्चों को, कितना हजम कर पा रहा है, कितना नहीं हजम कर पा रहा है, ये हमारा उद्देश्य कभी रहता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम रहती है कि टीचरों की प्रशिक्षण करके 5+3+3+4 कर दिया गया है और 10वीं और 12वीं यथावत रहेगी। और एक तीसरी और पांचवी की जो कक्षाएं हैं उसमें हम ये असेस करेंगे कि आप बच्चे आउटकम्स के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उसको हम चेक पॉइंट कहते हैं। हाँ, ये चेक पॉइंट है तीसरी और पांचवी, उसका प्रारूप अभी तैयार नहीं हुआ, क्या बोर्ड एग्जाम लेंगे नहीं लेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा भार नहीं देना चाहते हैं परीक्षाओं का। तो तीसरे और पांचवी में चेक पॉइंट है और 10वीं और 12वीं के बोर्ड यथावत रहेंगे, लेकिन परिवर्तन है कि किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। सिलेबस की कमी यानी सिलेबस को कम करना चाहते हैं एक। हाँ, यानी जिस तरह से कोविड में 30% सिलेबस कम किया गया है, वो चाहते हैं कि हमेशा सिलेबस का बर्डन कम हो बच्चों को, ताकि वो रिसर्च कर सके, असाइनमेंट्स कर सके, अपने हिसाब से कुछ चीजें शिक्षा को दे सके। क्योंकि अभी क्या है, आपके हिसाब से सारी चीजें वो सीख रहे हैं, लेकिन अपना अलग अलग रहता है हर बच्चों का। तो क्या वो रिसर्च कर रहे हैं उस पर, और कुछ चीजें जो रिसर्च करके फाइंड आउट कर रहे हैं या एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो विकल्प रहता नहीं है। हर चीज टीचर परोसता है और एक्सपेक्ट करता है कि टीचर जो परोसा उसको एग्जाम में मैं उल्टी करूं। लेकिन क्या बच्चे में ये क्षमता है कि टीचर ने जो सिखाया उसके अलावा या उससे अलग सोच कुछ अलग आ रही है, तो वो उसका प्रावधान इसमें किया गया है कि हम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बच्चों को देंगे, लेकिन डेप्थ में वो रिसर्च करेगा या असाइनमेंट करेगा, जिससे उसको बेहतर समझ में आ सकता है या उसको एक अलग दिशा मिल सकती है। तो इसलिए सिलेबस की कमी आएगी एक। दूसरी चीज ये भी सोचा गया है कि बैग किस तरह से कम किया जाए, बैग का वेट। तो बैग का वेट कम करने के लिए तरीके बहुत सारे हैं। हाँ, लेकिन अभी तक हमने किया नहीं। बैग के वेट के बारे में बहुत सारे कोर्ट के रूलिंग भी निकले हैं कि 2.5 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक तो माँ बाप, दूसरे बच्चे हैं खुद हर रोज टाइम टेबल के हिसाब से ना चल के बैग में डालते हैं और आ जाते हैं, तो उनके कंधे पे बाहर आता है। और माँ बाप भी सोचते हैं कि आज ये होमवर्क कॉपी, ये कॉपी, वो कॉपी, सब चीज डाल के भेजते हैं, तो ताकि कुछ ना छूटे, मेरा बच्चा मार न खाए। कुछ विकल्प सोचने को कहा गया है और इसके कुछ विकल्प सोचे भी जा रहे हैं। एक विकल्प ये है कि हम 3-3 महीने के या 2.5-2.5 महीने के 4 ये कर दें ट्राइमेस्टर, और ट्राइमेस्टर में एक एक किताब दी जाए। उस एक किताब में छोटे क्लासों में सोशल स्टडीज भी हो, मैथ्स भी हो, हिंदी भी हो, इंग्लिश भी हो, सब सब्जेक्ट उसी में हो।
और 3 महीने बाद वो 3 महीने तक वही एक किताब लेके जाएगा और एक ही मोटी कॉपी ले जाएगा जिसमें बॉक्स भी हो, 4 लाइन भी हो, 2 लाइन भी हो, सब चीज हो, और वो किताब और वो कॉपी वो ले जाएगा, 3 महीने तक वो चलेगा और उसके बाद दूसरी किताब आएगी। तो ये भी सोचा जा रहा है कि एक कॉम्पोजिट किताब बना दी जाए ताकि वेट ऑफ द बैग कम हो। तो ये एक विकल्प सोचा जा रहा है, और भी कई विकल्प हो सकते हैं इसमें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे दिख रही है। तीसरा है कि पहली बार इस पॉलिसी में हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है, और मैं ये समझ सकता हूँ कि हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि बच्चों में बोर्ड परीक्षा के टाइम में कई बार स्ट्रेस आने की, हम भी छत्तीसगढ़ सरकार ये चलाती है एक कॉल सेंटर, तो क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि बच्चों को परीक्षा के नाम से स्ट्रेस हो जाता है? क्या हम टीचर्स उसको स्ट्रेस देते हैं, क्या स्कूल लीडर्स उनको स्ट्रेस देते हैं, क्या माँ बाप स्ट्रेस देते हैं, या बच्चे खुद स्ट्रेस लेते हैं? तो इनके विकल्प खोजे जाने के लिए कि बच्चों का स्ट्रेस किस तरह से कम किया जाए, फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग का एक अलग डिपार्टमेंट, अलग चैप्टर रखा गया है पॉलिसी में, और उसपे कॉल सेंटर बनाने के बाद, काउंसलर्स को किस तरह से ट्रेनिंग दी जाने के बाद, बच्चों को जिनको कोई चीज की, यानी स्पेशली एबल्ड है, मान लीजिए मैं तो मुझे किस तरह से शिक्षा दी जानी चाहिए, मुझे कम सुनाई देता है तो किस तरह से मुझे शिक्षा देना है, मुझे कम दिखाई देता है तो दुत्कारने के बदले किस तरह से उनको इंक्लूसिव एजुकेशन दे सके, इसके बारे में लिखा गया है। और रेगुलर हेल्थ चेकअप रिपोर्ट कार्ड का भाग होना चाहिए, ये भी कहा गया है। तो हम अभी तक ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स का ले लेते थे, लेकिन हेल्थ चेकअप जिसमें दांत का चेकअप, आंख का चेकअप, जैसे ग्रामीण इलाकों में कई जगह 8वीं 9वीं 10वीं में गुटखा खाना शुरू कर देते हैं या गुड़ाकू खाना शुरू कर देते हैं, तो वो हेल्थ चेकअप में आना चाहिए ताकि मुझे पता चले कि कितने स्कूली बच्चों में गुड़ाकू खाने की ये है। अगर ये रिकॉर्ड हो जाता है तो हो जाएगा। अभी हम जनरली बोल देते हैं कि बहुत लोग गुटखा खा रहे हैं, बहुत लोग ये कर रहे हैं, बहुत सिगरेट पी रहे हैं, हाँ, लेकिन वो संख्या क्या है, और अगर हम मुझे पता चल जाए, अथॉरिटीज को पता हो, उसके ऊपर, जैसे मान लीजिए कांकेर इलाके में अगर मुझे पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे गुटखा खा रहे हैं, तो मुझे कांकेर इलाके के लिए अलग से कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी जो कलेक्टर के थ्रू हो जाएगी, हाँ, या डीईओ के थ्रू हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें इस बार कही गई कि रिपोर्ट कार्ड में मेंशन हो, जिससे कि समय पर उनके ऊपर कोई कार्यवाही की जाए। बैगलेस डेज की बात कही गई है कि थर्सडे, एक दिन, कोई भी दिन बिना बैग के बच्चे आए और उस दिन पढ़ाई हो लेकिन अलग तरीके से हो। जैसे मैंने एक कार्यक्रम चलाया था कोविड के टाइम में, उसका नाम मैंने रखा था एड्यूताक्षरी। हाँ, मैं आप लोगों को इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी तक जब मैं करता था कार्यक्रम, तो मुझे कई बार कई लोगों ने कई जगहों में कहा है कि सर आप जो कहते हो कि गानों में हम सूत्र सीख लेते हैं या गानों में आप पढ़ाते हो, तो और मैं ये हकीकत इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आंध्र में मैं गया था, मुझे बुलाया गया था, तो वहां मैंने स्पीच दिया कुछ, और उसमें मैंने एक फिल्मी लाइन यूज की, हाँ, कि जो किक पिक्चर की फिल्म की थी, और उसमें मैंने बताया था, इतना डर गए थे वो लोग स्कूल वाले कि पेरेंट्स क्या समझेंगे, कि उन्होंने वो भाग को एडिट कर दिया था जो फिल्मी था। तो मेरा कहना है, देखिए, जनगण मन मुझे अगर कोई नहीं भी सिखाता है ना, तो मैं सीख जाता हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि टीचर मुझे डेली रटाए और बोले 10 बार लिखो, इस तरह से नहीं होता है। जनगण मन हम लोग सीख जाते हैं, इसी तरह फिल्मी गाने भी सीख जाते हैं। अगर मेरे पढ़ाई में या समझने में कोई चीज में अगर संगीत मदद करता है, तो बिना ये सोचे समझे कि ये चीज खराब है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, को हम इस्तेमाल करें तो क्या बुराई है। तो एड्यूताक्षरी जब हमने किया था, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के ये आए थे कि हमारे बच्चे घरों में डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसलिए तो हमने एड्यूताक्षरी शुरू किया था। एड्यूताक्षरी में मैं क्या करता था, हर संडे इंस्टाग्राम और फेसबुक में करीब 11,500 लोग मेरे साथ जुड़ते थे, और 2 टाइम, अलग अलग टाइम, एक शाम को एक सवेरे, और 11,500 लोगों के साथ मैं एड्यूताक्षरी करता था कि घर में जो ऑनलाइन पढ़ा
उसमें भी बच्चा उगता है। देखिए मेरे को ऑनलाइन पढ़ाई से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक हद के बाद बच्चा उब जाता है कि एक टूटी, आप लोग भी मुझे देख के उब जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ, उसी तरह से एक तो क्या है, मैं कोई फिल्म एक्टर नहीं हूँ कि बहुत सुंदर दिखूंगा कि आप लोग यानी बहुत देखते रहोगे मुझे, और मैं स्टार नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं इसमें कोई ऐसा तड़का डाल देता हूँ कि लोग मेरे साथ जुड़ जाएं तो क्या बुरी बात है। तो हम क्या करते थे, आप अपने परिवार के साथ घरों में बैठिए और मेरे साथ जुड़िए। अब जुड़ने के बाद चाहे आप 6th के हो, 5th के हो, 4th के हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सोशल स्टडीज हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो, आप अपना सब्जेक्ट का कोई किताब अगर रख सकते हैं रखिए, नहीं रखना है मत रखिए, डिक्शनरी रखिए। और पूरा परिवार खेलता था मेरे साथ। क्या करते थे हम लोग, पहला मैंने एक गाना गाया, क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। हा से खत्म हुआ, एच से कोई भी एक परिवार का बच्चा एक शब्द बोलता है अपने क्लास के हिसाब से और अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। मान लीजिए उसने सोशल स्टडीज पढ़ रहा है तो वो हिमालय बोल दिया मान लीजिए, तो हिमालय में, हिमालय के बारे में एक सेंटेंस बोलेगा, हिमालय यहाँ है, यह है, नेपाल में भी है, भारत में भी है, हाँ कुछ भाग चीन में भी है। इस तरह से वो अपना बता देता है कि मुझे जानकारी है हिमालय के बारे में। उसके बाद हिमालय का यह से उसको एक गाना गाना पड़ता है, तो यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। ग से फिर जी से या ग से कोई दूसरा बच्चा उठाता है और उसके परिवार भी उठाता है, उस वर्ड से कोई एक बात बताता है। हाँ, जी फॉर गांडीव। गांडीव इज अर्जुन का जो धनुष था, हाँ तो उसको गांडीव कहते हैं। तो उसके बारे में वो बताता है। फिर गांडीव से व से वो गाने गाता है। हाँ, फिर इस तरह से आगे बढ़ता है। एडुताक्षरी सुपर हिट था, यानी कोविड के टाइम में किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए या किस तरह से पढ़ना चाहिए। हाँ, इट वाज यानी एक नमूना है कि हम फन लर्निंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये कोई विषय नहीं है। करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ये एक विषय है। और इसलिए मैं आप लोगों से दरखास्त कर रहा हूँ, स्कूल लीडर्स, जैसे धमतरी का वो टीवी में आया था कि कौन बनेगा करोड़पति, एक टीचर खिलाते थे गवर्नमेंट स्कूल में। हाँ, आप लोगों को याद होगा ये। और वो टीचर इतना हिट हो गया था कि बच्चे पढ़ना चाहते थे, अटेंडेंस ज्यादा हो गया था, सैटरडे को करता था, हफ्ते भर में जो पढ़ाया उसका। तो इस तरह के प्रयोग क्यों ना हम कर सकें। हाँ, और इसी को फन लर्निंग कह रहे हैं। हमारे स्कूलों में होता है आज भी था, कुछ टीचर करते हैं, कुछ टीचर्स को प्रोत्साहन नहीं मिलता, वो आदमी 1 रुपया अपने जेब से निकाल के देता था, हाँ जो जीतता था उसको। तो इस तरह के प्रयोग स्कूल लीडर्स को एक बार करना चाहिए। एक बार मुझे ध्यान है एससीईआरटी में बेस्ट प्रैक्टिसेस की एक किताब बन रही थी, जिसमें कि हर स्कूल, हर जिले में जो जो स्कूल्स हैं वहाँ के डीईओ ने या और बीईओ ने ये भेजा था कि इस जिले में ये बेस्ट प्रैक्टिस हो रहा है, इसको बाकी स्कूलों में क्यों ना किया जाए। इस तरह से एक किताब बनी थी, मुझे ध्यान है वो किताब बन के कितना उसका सार्थक उपयोग किया मुझे नहीं पता, लेकिन बनी जरूर थी कि कुछ अच्छी चीज हो रही है तो दूसरी जगह इस्तेमाल करने के लिए उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो ये एक चीज इस बार पॉलिसी में कही गई है और स्कूल लीडर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप नवाचार अपने स्कूलों में करिए, नहीं तो फिर स्कूली शिक्षा के प्रति रुझान होगा। और जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं उसका बेसिक कारण ये है कि एक तो स्मार्टफोन के आने से बच्चों को लग रहा है जो पढ़ा रहे हैं वो किताब में भी है, फोन में भी है, मैं क्यों जाऊं टीचर से। तो टीचर को जो एफर्ट डालना पड़ेगा वो सिर्फ पाठ्यक्रम को जिस हिसाब से किताब में है उतना पढ़ाना अगर है तो बच्चा क्लास में आगे नहीं आएगा। उसका कारण है कि उसके पास वो किताब है और वो पढ़ सकता है, तो वो क्यों आएगा आपके क्लास में। उस किताब में जो चीज है उसका उपयोग करके आपने उसको जिंदगी की तरफ अगर ले जाने का पाठ्यक्रम सिखाया तो जरूर वो आपके क्लास में आएगा, कोई रोक नहीं सकता उस आपको। तो स्कूल लीडर्स का ये बेसिक कर्तव्य एनईपी के हिसाब से ये होगा कि आप किस तरह से आपका पाठ्यक्रम रुचिकर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अंबिकापुर गया मान लीजिए, और अंबिकापुर में मेरे पास 2 ऑप्शन है। मुझे एक अच्छे होटल में ठहराया गया और होटल में थाली मिलती है मस्त, 13-14 आइटम मिलते हैं, चावल, रोटी, पापड़, अचार सब मिलता है। लेकिन मुझे पता है कि उस होटल के खाने में बहुत टेस्ट नहीं है और आप
उन्होंने कहा कि सर आप हमारे घर आइए, हम सिर्फ आपको दाल चावल खिलाएंगे, और मुझे पता है कि आपका दाल चावल बेहतर होता है उस होटल के बहुत 13 व्यंजनों की थाली से। तो स्वाभाविक है कि मैं आपके पास आऊंगा और दाल चावल खाऊंगा। बच्चों के साथ भी ऐसा ही है। आपको लगता है कि मैंने 5 सब्जेक्ट आज परोस दिए या 6 सब्जेक्ट आज परोस दिए, लेकिन अगर उसमें टेस्ट नहीं है तो वो खाएगा नहीं और वो हजम नहीं होगा। लेकिन आप सिर्फ दाल चावल खिलाते हो और वो बहुत टेस्ट से खाता है और हजम कर लेता है, कौन सा बेहतर है? हाँ, और ये सवाल स्कूल लीडर्स के लिए है कि कौन सा बेहतर है। ये बहुत इजी सवाल है सभी के लिए कि हम इस पॉलिसी ने पहली बार ना तो शासन को बीच में रखा है, ना तो शिक्षा व्यवस्था को बीच में रखा है, ना शिक्षक को बीच में रखा है, इसने बच्चों को बीच में रखा है। और ये उच्च शिक्षा में भी यही है और स्कूल शिक्षा में भी यही है कि हमने बच्चों को बीच में रख के अगर ये पॉलिसी को सोचा है तो कुछ बात होगी कि हमको शिक्षा व्यवस्था अगर सुधारनी है तो बच्चों की व्यवस्था को सुधारनी है। इसलिए इसमें पीयर लर्निंग करके कहा गया है कि दोस्त बहुत सी चीजें सही गलत अपने दोस्तों से सीखते हैं, स्पेशली 6वीं से 12वीं के बीच में। उसको अगर हम एक अच्छा रूप दे सकें तो कई ऐसी चीजें हैं जो दोस्तों से अच्छा सीख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए स्कूल में ही एक व्यवस्था ऐसी बना दी जाए कि 10-15 ग्रुप्स बना दिए गए, आपके क्लास में 30 बच्चे हैं तो 3-3, 4-4 बच्चों के 7-8 ग्रुप बना दिए जाए और उनको फिर कार्य दिया जाए। तो वो एक तो ग्रुप में पढ़ रहे हैं, हाँ घर में भी जाके ग्रुप में पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या है ग्रुप कार्य नहीं होने की वजह से वो ग्रुप में फालतू की बातें करते हैं क्योंकि उनके पास समय बहुत है। अगर हमने उनको उसी ग्रुप एक्टिविटी को एंगेजमेंट बना दिया तो क्या हो सकता है। इसलिए पीयर लर्निंग के बारे में बहुत ही स्पेसिफिक कहा गया है। माँ बाप ये कहते हैं कि वो दोस्तों से सीख रहा है, ये पीयर लर्निंग है। गलत हिसाब से बोलते होंगे या सही हिसाब से बोलते होंगे वो अलग चीज है, लेकिन वो अगर कोई चीज सीख रहा है चाहे वो गलती क्यों ना हो अपने दोस्त से, इसका अगर गलत सीख सकता है तो सही सीख सकता है। ये सिद्धांत का मूल सिद्धांत को हमने लिया है कि पीयर लर्निंग स्कूल लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा उपाय है बच्चों को सिखाने के लिए। और कई चीजें जो टीचर नहीं सिखा पाता वो पीयर लर्निंग से वो सीख सकते हैं, और ये चीजें उसमें कही गई। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, ये थोड़ा सा एक एस्पेक्ट है जिसमें कई सुदूर इलाके में जो स्कूल्स हैं उसमें कहा गया है कि हम स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। स्कूल कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए 5-10 स्कूल एक एरिया में है, 1-2-3-4 किलोमीटर के रेडियस में, तो एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बीच में बना दिया जाएगा जिसमें लाइब्रेरी होगा, कंप्यूटर होगा, स्पोर्ट्स होगा, गेम्स रूम होगा, इस तरह की चीजें होंगी। और ये 5-10 स्कूल चाहे वो शासकीय हो गैर शासकीय हो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको वंचित नहीं रहेगा उस एरिया का बच्चा कि हमारे पास तरह से। तो एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कही है। दूसरी बात कही है कि क्यों ना हम एक प्राइवेट स्कूल और एक गवर्नमेंट स्कूल ट्विनिंग। ये ट्विनिंग पहले होता था विदेशी विश्वविद्यालय से भारतीय विश्वविद्यालय को जोड़ने का काम ट्विनिंग कहते थे, लेकिन स्कूल शिक्षा में ये पहली बार हम सुन रहे हैं कि ट्विनिंग अलाउड है, कि आप कोई भी एक स्कूल हो शासकीय और एक सरकारी जो आसपास हो वो ट्विनिंग करें और आपस में शेयरिंग करें कोई भी चीज का। अच्छा, इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि सरकारी स्कूल शेयर नहीं कर सकती या प्राइवेट स्कूल शेयर नहीं कर सकती, दोनों अपने दोनों का आदान प्रदान करें, रेगुलर क्रिकेट मैचेस करें, रेगुलर रीडिंग के कॉम्पिटिशन्स करें, इनका भी फायदा होगा। हो सकता है इंग्लिश में हमारे बच्चे यानी प्राइवेट स्कूल के बच्चे जीत जाएं तो हिंदी में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जीत जाएंगे। भाषण प्रतियोगिताएं मैंने देखी है, डिबेट्स इतने अच्छे, यानी जो बच्चे हिंदी में सोचते हैं वो बच्चे हिंदी में बोलते हैं तो कई बार इमोशन निकल के आता है। हाँ, लेकिन जो बच्चे हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं तो ऐसा लगता है रटा हुआ है। ये कई बार हमने डिबेट्स में देखा है और आपने भी देखा होगा, आप लोगों का अनुभव इतना है। तो इस तरह की चीजें अगर ट्विनिंग से प्राप्त होती हैं तो वी गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। और सरकार भी, अगर मान लीजिए आप एक प्राइवेट स्कूल को सपोर्ट कर रहे हैं और एक पब्लिक स्कूल को प्राइवेट स्कूल भी सपोर्ट कर रहा है, तो इससे अच्छी शादी क्या हो सकती है।
हाँ, ये सोच के साथ बोला गया। तो एक और अच्छी बात ये है कि अभी तक जो भी पॉलिसी बनी थी सेंट्रल लेवल पे, उसमें लोकल कंटेंट की बात हम लोग करते नहीं थे। इसमें कहा गया है कि आधा कंटेंट लोकल होना चाहिए, इसलिए हम बहुत ज्यादा कंटेंट परोसने की कोई, यानी मैं बात करूं कि किलिमंजारो पर्वत कहीं पे है, हाँ, उसके बारे में बात करूं, उससे अच्छा है कि मैं शिवनाथ नदी के बारे में बात करूं, हाँ, या कोई पहाड़ के बारे में बात करूं, या कोई पेड़ है यहाँ पे उसके बारे में बात करूं, या रतनपुर के बारे में बात करूं। इस तरह की चीजें बात करूं जो कि लोकल है, और बच्चों को लोकल ज्ञान भी होना चाहिए और लोकल प्यार होना चाहिए लोकल से, लोकल कल्चर से। तो इसलिए एनईपी में इस बार ये कहा गया है कि लोकल कंटेंट भी आप लोगों को इतना होना चाहिए जो कि आप जानकार हैं उसके। हम किलिमंजारो ना देखे हैं ना कुछ किए हैं, लेकिन पढ़ाते हैं। यहाँ तो आपके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मैं रतनपुर गया हूँ, या मैं शिवनाथ नदी गया हूँ, या मैं गंगरेल डैम गया हूँ, या मैं कांगेर वैली गया हूँ, मुझे पता है ये चीजें। तो हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। लोकल कल्चर, वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन्होंने कहा है कि क्विज करिए या कुछ भी करिए, लेकिन करिए लोकल। इसके अलावा लास्ट बात यह है, इसके बाद हम सवाल लेते हैं। अगर कुछ सवाल है तो आप लोग तैयार रखिएगा। कि परीक्षा के बारे में जो बात हुई है, असेसमेंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है। तो आप, पहली बात ये कि हर बार शासकीय स्कूलों में या कोई भी राज्य शासन के स्कूलों में ये लगता था, या ये कि क्योंकि सीबीएसई नीट और जेईई करता है, परीक्षाओं का आयोजन करता है, तो हमको सीबीएसई में जाना चाहिए क्योंकि वो सबसे नजदीक है, उसी के पाठ्यक्रम में से आएगा। अब वो चीज खत्म। अब ये कहा गया है कि हम क्या ऐसा पाठ्यक्रम बना सकें जो एक ही हो सब जगह, एक दूसरा, यानी मिनिमम पाठ्यक्रम जिसमें लोकल कंटेंट आप जोड़ेंगे। उसके अलावा एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बना दी गई है। अब सीबीएसई कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं करेगा। सीबीएसई सिर्फ करेगा 10वीं 12वीं के बोर्ड, और तीसरी 5वीं का चेक पॉइंट हो सकता है वो करे ना करे, अभी उसका तय नहीं है, लेकिन 10वीं 12वीं के बोर्ड वो करेगा। अगर वो सिर्फ अपने बोर्ड परीक्षा और पाठ्यक्रम की ओर ध्यान देगा, और नीट और जेई एनटीए के पास चला, और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो सारे बोर्ड को बराबर मान के परीक्षा तय करेगी। तो अब जो पहले सोचते थे कि स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट स्कूल्स जो हैं वो पिछड़ जाएंगे सीबीएसई से, अब कोई ऐसी बात नहीं रह गई, एक रूपता आ जाएगी। अगर एनटीए एक न्यूट्रल बॉडी अगर परीक्षाएं आयोजित करती है तो उसके लिए सब बराबर है। और इस साल से एनटीए ने शुरू कर दिया ऑलरेडी, क्योंकि पिछले बजट में ही आ गया था, उसका इनकॉर्पोरेशन एनईपी में किया गया है कि सबको बराबर मान के एनटीए सारे परीक्षाएं जितनी भी होंगी सारी एनटीए करेगी। अब से प्रतियोगी परीक्षाएं या दाखिले की परीक्षाएं ये सब एनटीए करेगी। आपका असेसमेंट बच्चों का कैसा होना चाहिए, मैं इस पे एक पुराना उल्लेख करना चाहता हूँ। सतत एवं समग्र मूल्यांकन या कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये फिर से उठ के यहाँ आ गया। हाँ, पहले जब सीसी बना था और स्टेट में भी इसको लागू किया गया था, तो स्पिरिट क्या है, हाँ, सीसीई का, ये इसके बारे में हम लोग समझ नहीं रहे थे। हम समझ रहे थे कि पहले हम 2 एग्जाम लेते थे, अब 6 एग्जाम और 2 एग्जाम 8 एग्जाम हो गए, परेशानी हो गई, बहुत 10 बार हमको करेक्शन करना पड़ा था, इस तरह से हम सोचते थे, इसलिए सीसीई फेल हो गया। सीसीई का मूल उद्देश्य, जब हम लोगों ने ये पॉलिसी बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मूल उद्देश्य था कि बच्चों को पता ना चले कि उनका आकलन किया जा रहा है, इस तरह से उनका आकलन करना चाहिए। और हम करते क्या थे स्कूलों में, हम एक टेस्ट दे देते थे, वो बोलता था यार पहले तो मेरे को 6 महीने तक कोई पूछता ही नहीं था टेस्ट के लिए, या ज्यादा से ज्यादा क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल होता था। अब तो ये फॉर्मेटिव, समेटिव, इस तरह से कुछ कुछ टेस्ट होता रहता है। तो टेस्टों की संख्या बढ़ गई, जबकि सीसीई का काम ये नहीं था। सीसीई में आप क्लास में एक ड्रामा करवाए, ड्रामा से आप आंकलन कर सकते हो कि बच्चा कौन अच्छा बोल रहा है, अच्छा ड्रामा लिख कौन रहा है, अच्छा गा कौन रहा है, या अच्छा पढ़ कौन रहा है। ये यानी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल, सभी चीजें हाँ एसेस करनी थी। सिर्फ राइटिंग स्किल हम लोग एसेस कर रहे थे सीसीई में। तो क्विज कर सकते थे, उससे एसेस कर सकते थे।
एक गेम खिला सकते थे, उससे असिस्ट कर सकते थे। कोई जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट उसी फॉर्मेट में लो, जबकि लिया इसी तरह से गया था, इसीलिए सीसी फेल हो गया था। इस बार ये कहा गया है कि हम टेस्ट का प्रारूप अलग रख सकते हैं, आपकी इच्छाएं कैसे भी रख सकते हो, बच्चों को खेलते खेलते असेस करना है, उनको स्ट्रेस नहीं देना है कि आपका असेसमेंट हो रहा है। कल सरप्राइज टेस्ट है, ये जोक होता था हमारे टाइम में भी कि कल सरप्राइज टेस्ट है, अगर मैं आज बोल दे रहा हूं तो कल सरप्राइज कैसे होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप बुलाइए, उनको मत बोलिए कि टेस्ट है। हाँ, एक बार आप खिलाते खिलाते उनको आकलन करिए, और टीचर में एक क्षमता रहती है, स्कूल लीडर्स में एक क्षमता रहती है कि वो आंक सकते हैं कि बच्चा ये लिखने में अच्छा है। आप लोग ही जब स्टेट से ये आता है कि कोई ऐसे बच्चे भेजिए जो अच्छा ऐसे लिखते हो, तो आप भेजते हो। कोई बोलता है कोई अच्छा गाने वाला रिपब्लिक डे परेड के लिए भेजिए, तो आप भेजते हो। तो वही आकलन है, हम क्यों अलग से आकलन कर रहे हैं उनका। और लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स तीनों का अगर आप करें, हाँ, असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर, हाँ, और स्पोर्ट्स, अब तो स्पोर्ट्स भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी आकलन करें, तो वो बेहतर रिजल्ट देता है। इनका कहना है कि एक सोचने की शक्ति कितनी है, जिसको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कहा गया है या हॉट्स कहा गया है। क्या आप हॉट स्किल्स एसेस कर रहे हैं? 10th और 12th का प्रारूप बदलेगा, 10th और 12th का बोर्ड नहीं बदलेगा। प्रारूप ये बदलेगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोई एक प्रधानमंत्री, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसमें फिर राजनीति हो जाएगी, कोई एक प्रधानमंत्री, एक इंटरनेशनल बोर्ड का ये सवाल है, 10वीं का बोर्ड का, और कितना सुंदर प्रश्न है, उसको हम लाना चाह रहे हैं कि कोई एक प्रधानमंत्री भारत का इलेक्शन लड़ रहा है, उसको आंकड़े दिए जाते हैं उसकी टीम के द्वारा कि 49% महिलाएं हैं, 51% मर्द हैं, और 49% महिलाओं में 18 साल की उम्र से कम बच्चों को, अगर मैं मानता हूं कि 27% है, और बाकी जो है उसमें से 65% जो है वो 35 साल से कम है, यानी 18 से 35 के बीच में 65% है। अब ये आंकड़े आपको दे दिए गए, जनसंख्या आपको दे दी गई। अब आप निकालिए कि अगर उस प्रधानमंत्री को या उस पार्टी के अध्यक्ष को अगर इलेक्शन जीतना है महिलाओं के बलबूते, तो क्या क्या ऐसी चीजें बनाए नीति में, या वादे क्या करें जिससे वो इलेक्शन जीत सके। अब इस सवाल का मतलब समझिए आप। पहली बात, मेरे कॉमन सेंस को आप जांच रहे हो। दूसरी बात कि इसमें स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स छुपा हुआ है कि आंकड़े दिए गए हैं, इतने परसेंट ये हैं, इतने हैं, इतने, तो यानी 18 से 35 वर्ष के लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए क्या नीति होनी चाहिए ताकि उनको हम वोट देने पे मजबूर कर सकें या उनका भला हो। 35 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो है, जो बच्चे, हाँ, उनके लिए क्या होना चाहिए, वृद्धों के लिए क्या होना चाहिए, 18 से नीचे बच्चे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर के लोग हैं, 35 साल के जो लोग हैं या उनके बच्चे होंगे 18 के नीचे। तो ये सब चीजों को अगर आप ध्यान रख के आप परीक्षा में लिखते हो, तो इसमें कौन सी किताब पढ़ने की जरूरत है या किस चीज को याद करने की या रटने की जरूरत है, ये तो कॉमन सेंस है, ये हॉट्स है। अगर इस तरीके की प्रारूप हो परीक्षा में, जिसमें बच्चा अपना कॉमन सेंस और जो पुरानी उसने किताबों से सीखी है, जोड़ना घटाना जो चीजें हैं, क्योंकि कई चीजें जो हम पढ़ा रहे हैं वो चीजें उसको लगता है कि मेरी जिंदगी में उपयोगी नहीं होती हैं ये चीजें, तो इसलिए वो ये चीजें या शाला त्यागी हो जाता है। लेकिन उसको अगर हम इस तरह से पेश करें कि बच्चे को भी स्ट्रेसफुल न लगे, ये परीक्षा खेलते खेलते या मजा आ रहा है मुझे, सब लोगों ने अलग अलग आंसर दिया क्योंकि एक मॉडल आंसर होता नहीं है इसका, हाँ, तो और आपको भी जांचने में मजा आया क्योंकि हर बच्चे ने अलग लिखा है। नहीं तो आप जांचते जांचते सोचते अरे यार सब जगह वही चीज पढ़ा है, तो टीचर के लिए भी बहुत बड़ा पनिशमेंट हो जाता है 100 कॉपियां जांचना। हाँ, जबकि इसमें मजा आएगा आपको क्योंकि हर ने अलग अलग नीति बनाई, इसमें चीटिंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह की चीजों को लाने की व्यवस्था की गई है, और कोर कॉन्सेप्ट्स और हॉट स्किल्स पे, यानी सोचने की शक्ति पे, क्योंकि हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है, स्नातक करने के बाद में जब इंडस्ट्री में जाता है, तो इंडस्ट्री में मानते हैं कि 20-25% बच्चे जो स्नातक करते हैं वही इंडस्ट्री में काम करने के लायक है। बाकी 75% जो बच्चे हैं उनके हिसाब से उनके पास डिग्री तो है लेकिन काम करने के लिए, यानी उनके लिए फिट नहीं है।
क्योंकि वो जिंदगी के लिए फिट नहीं है। लेकिन पढ़ाने के बाद क्या हुआ, उनको जिंदगी नहीं पढ़ाई, या जिंदगी से इस सब्जेक्ट का उपयोग क्या है ये नहीं पढ़ाया। ये शायद इसका ये पॉलिसी में ज्यादातर ये चीजें कही गई हैं। अब आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं एक एक करके, अगर व्यवस्था कर सकें दीपक चौरसिया जी तो बेहतर होगा, नहीं तो मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग सुनते जाएंगे, जहां तक बंद हो जाएगा। कोई सवाल पूछ रहे हैं? हेलो, ओके, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, अगर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है तो। हाँ, Please continue, sir. ओके, सो नो क्वेश्चन। इसमें कुछ चीजें और भी हैं जो कि हमने अभी तक खोला ही नहीं था। पहली चीज ये कि टीचरों का प्रशिक्षण जो है, आप अगर आप स्टेट बोर्ड के हैं या सीबीएसई के हैं मुझे नहीं पता, लेकिन 28 मॉड्यूल ऑलरेडी टीचर ट्रेनिंग के बन चुके हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, कि हमको किस तरह से परोसना है। एनसीईआरटी इसमें लगा हुआ है, और मुझे लगता है एससीईआरटी में कुछ ही दिनों में ये प्रारूप आ जाएगा एनसीईआरटी से, कि किस तरह से हमको टीचर ट्रेनिंग करना है, ताकि छोटे बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में किस आना चाहिए। जो संबंधित है लेकिन नहीं है, जैसे उच्च शिक्षा में, मैं इसलिए थोड़ा जानना चाह रहा हूं क्योंकि बीएड आपसे संबंध रखता है। बीएड के उन्होंने 3 प्रारूप दिए हैं कि आगे चल के, इससे पहले मैं थोड़ा एक बताना चाह रहा हूँ। जैसे इंजीनियरिंग कोई बच्चा करता है तो 4 साल का होता है, और एमबीबीएस कोई करता है तो 5 साल का होता है, बीएलएलबी करता है, क्लैट देख, इनको छोड़ के बाकी जो बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए, ये सब 3 साल के होते थे। तो हमारे बच्चे जो 12वीं पास करके जाते थे, तो उसके बाद दोस्तों के जो कुछ आवाज आ रही है, हाँ, तो 12वीं पास करके जाते थे, तो दोस्तों के प्रेशर की वजह से या माँ बाप के प्रेशर की वजह से, मान लीजिए किसी ने इंजीनियरिंग ले लिया, लेकिन पहले साल के बाद पता चला ये मेरे बस की बात नहीं है, तो वो छोड़ के वापस से बीएससी ज्वाइन करता था, तो उसका 1 साल बर्बाद होता था। अब व्यवस्था ये की गई है कि सारी डिग्रियां 4 साल की होंगी, चाहे वो बीए, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीएससी हो। पहले साल के बाद आप छोड़ते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग से बीएससी लेने की बात कही, तो इंजीनियरिंग में जो पढ़ाया गया उसके क्रेडिट आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है तो उसके एग्जाम देने की जरूरत नहीं, आप बीएससी सेकेंड ईयर में जा सकते हैं। और जो सब्जेक्ट के बाद अगर आप सोचते हो कि मैं छोड़ना चाहता हूं, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, फिर से वही कि आप तीसरे साल में दूसरे कोर्स में जाना चाहते हो तो इसमें जो क्रेडिट है वो आपको मिलेंगे। तीसरे साल के बाद आपको डिग्री मिलेगा, और चौथे साल के बाद डिग्री विद रिसर्च बोलते हैं उसको, या एडवांस डिग्री, ये मिलेगा। चौथे साल की डिग्री पर करने में मुझे ये बोलने की जरूरत इसलिए पड़ी बीएड के में आने से पहले, क्योंकि 4 साल का डिग्री कर दिया गया, 3 साल में आप छोड़, ये आपको इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन, तो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा 3 साल की डिग्री के बाद। लेकिन अगर आपने 4 साल की डिग्री कर ली, डिग्री विद रिसर्च करना पड़ेगा, या आप बिना एमफिल किए, बिना पोस्ट ग्रेजुएशन किए डायरेक्ट रिसर्च में जा सकते हैं 4 साल की डिग्री के बाद। ये एक नई व्यवस्था है, विदेश में यही होता है। हाँ, तो ये एक सुंदर व्यवस्था है कि आपने कोई भी 4 साल की डिग्री कर ली और उसके बाद डायरेक्ट रिसर्च में चले जाए, या अगर आपको रुचि नहीं है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग बीएड पे, ये बताना जरूरी था। अब आप आते हैं बीएड पे। बीएड की 3 व्यवस्था, मुझे टीचर बनना है तो बीए बीएड, बीएससी बीएड, इस तरह से बीकॉम बीएड, ऐसे 4 साल का कोर्स होगा। हाँ, ये 4 साल का बीएससी बीएड या बीए बीएड जो भी है। दूसरा बीएड, जिसमें आप 3 साल की डिग्री अगर आप करते हैं तो 2 साल का बीएड आप 3 साल की डिग्री के बाद कर सकते हैं, और 4 साल की डिग्री के बाद कर सकते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप 1 साल का बीएड कर सकते हैं।
तो ये 3 व्यवस्थाएं हुई, जिसमें एक 4 साल का बीएड है, दूसरा है 1 साल का बीएड और 2 साल का बीएड। ये नई व्यवस्था है। होना अनिवार्यता सभी कार्य क्षेत्र है, आपके पास आएंगे बच्चे तो 4-2-1 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया गया। कोई सवाल आए तो अभी भी पूछ सकते हैं, मैं अभी भी रुक रहा हूँ नहीं है तो कंटिन्यू करो। ओके, चलिए मेरे पास 9 मिनट और हैं। हाँ, तो एक चीज और कही गई है, यानी जिसमें 3 लैंग्वेज पॉलिसी कहा गया है ये, और इसके बारे में स्पेशली साउथ के स्टेट्स ने बहुत ज्यादा हल्ला किया है। ये माना मदर टंग, लोकल लैंग्वेज, तीसरा है राष्ट्रीय भाषा यानी हिंदी। लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर मान लीजिए मैं तमिल हूँ, हाँ, और मैं छत्तीसगढ़ में रह रहा हूँ, तो तमिल मेरी मातृभाषा है, लोकल लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। तो इन तीनों में से कोई भाषा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए बच्चे के लिए। अब इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इंग्लिश अगर जोड़ दिया जाए तो विकल्प रहेगा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश भी लिया जाए, क्योंकि और स्टेट सक्षम है इसको करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स स्टेट भी खोल रही है हर जिले में। तो एक तो ये है। हाँ, भाषा के बारे में जो विवाद चल रहा है वो ये है, लेकिन मुझे ये बहुत बड़ा विवाद इसलिए नहीं लगता क्योंकि इसका हम जब पूरे पॉलिसी में वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं तो क्यों ना नीचे भी बात करें। ये एक सोच है और इस विषय में चर्चा भी हो रही है और ये हो भी सकता है कि हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सवाल इसमें कुछ पॉलिसी में है जो आप लोगों को अपने स्तर पे भी सोचना चाहिए कि क्या हमको 5th तक अगर बिना अंग्रेजी पढ़ाए, या अंग्रेजी भाषा पढ़ाएंगे ये पॉलिसी में लिखा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी माध्यम के बारे में जिक्र नहीं है, तो क्या हम अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़ाते हैं और 6वीं से अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो क्या ठीक है या नहीं है? कुछ अपने लेवल पे अगर आप लोग संगोष्ठी करें, विचार करें कि पॉलिसी एक बार पढ़ के आए और उसको समझने की कोशिश करें कि क्या इसमें त्रुटियां हैं या क्या अच्छी चीजें हैं, किसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसको हम निकाल के फेंक सकते हैं। इस तरह की चीजें आप अगर चर्चा करेंगे तो बहुत सी चीजें निकल के आएंगी। अभी क्या है, आप मुझसे सुनेंगे, किसी और से भी सुनेंगे और उसके बाद जितना समझा उतना ही समझेंगे। आप चूंकि स्कूल लीडर्स हो तो पढ़ते हैं आप लोग। हाँ, ये करीब करीब 60 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो बहुत बड़ा भी नहीं है। आप लोगों को 200-200 पेज की किताबें पढ़ने की आदत है, तो मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ सकते हैं। और या तो एक एक चैप्टर टीचर को पकड़ा दीजिए, एक टीचर ये पढ़ो, एक टीचर ये पढ़ो, एक टीचर, और हम लोग सब चर्चा करेंगे, जूम में करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो क्या है, सारा पॉलिसी आप लोग के पास आ जाएगा। क्लासरूम में हम लोग इसी तरह से करते हैं कि ये लाइन तुम पढ़ो, ये लाइन तुम पढ़ो। वही चीज आप अपने स्कूल लीडर्स, अपने टीचर से भी करा लेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन इसमें चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमको समझ में नहीं आ रही हैं, जो कि है अच्छी या बुरी जो भी है, लेकिन समझ में आना चाहिए हमको। एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए हमने पॉलिसी को नहीं समझा और कुछ उसमें टेक्निकल इश्यूज हैं जो कि 6वीं से लेके 12वीं तक वोकेशनल एजुकेशन का चलाया जाएगा। यानी मान लीजिए कारपेंट्री चलाना है या कृषि चलाना है, तो आप 6वीं से लेके 12वीं, अभी जो बच्चा ज्यादातर छोड़ के जा रहा है वो 7वीं से 9वीं के बीच में छोड़ देता है। यानी शाला त्यागी की बात जो हम कर रहे हैं, वो इसलिए छोड़ता है क्योंकि कृषक है मान लीजिए या ग्रामीण है, तो वो उसके गांव के लायक कोई भी स्किल उसको दिख नहीं रहा है जो आपकी पढ़ाई में। और आप अकबर पढ़ा रहे हो, वो बोलता है मेरे खेत में काम नहीं आएगा अकबर। हाँ, अकबर हुमायूं का लड़का है तो मैं क्या करूं, उसका अचार डालूं? ये पूछता है ये सवाल। और अगर वो पूछता है
तो मैं क्या ऐसा करूं, तो 6वीं से 12वीं में वोकेशनल एजुकेशन की बात कही गई है और ये कॉलेज तक जाता है कि मैं अगर कृषि प्रधान जिले में हूं तो लोकली मैं कृषि, अगर किसी एक अच्छे कृषक को बुलाऊं और हफ्ते में एक दिन उन्होंने कहा है कि कोई एक एक्सपर्ट को बुला के बच्चों से मिलवाइए और उनको दिखाइए कि कैसा क्या काम करते हैं वो लोग। ये एक अच्छी बैगलेस थर्सडे के अलावा ये एक चीज बहुत अच्छी है कि लोकल एक्सपर्ट से लोकल स्किल के बारे में जानना एक अच्छी चीज फिर से एनईपी है। और ये वोकेशनल स्किल्स को भी आपके रिपोर्ट कार्ड में समावेश किया जाएगा कि ये गार्डनिंग करता है, ये फूल अच्छे उगाता है, ये खाद अच्छा बनाता है, ये आर्ट अच्छा बनाता है, ये ड्राइंग अच्छा बनाता है, ये खेलता अच्छा है। इन चीजों का समावेश रिपोर्ट कार्ड में होगा। और वोकेशनल एजुकेशन को 6th से लेके 12th तक रखा गया स्कूल में और कॉलेज में भी साथ में रखा गया। तो पैरेलली आप दो चीजें कर रहे हैं। एनवीक्यूएफ जब बन जाएगा, खैर एनवीक्यूएफ में जानने के बारे में आपको जरूरत नहीं है, एक चीज बन रही है कि नेशनल क्वालिफिकेशन नेटवर्क एक बन रहा है, तो उसमें नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एनवीक्यूएफ है। तो वो आपको, मान लीजिए आप 9वीं में छोड़ देते हो या 10वीं में छोड़ देते हो, तो अगर आपने वो वोकेशनल स्किल लिया है तो आप आईटीआई में जा सकते हो बिना वो क्लास पास किए। तो एनवीक्यूएफ एक बन रहा है जिसमें आपकी जिंदगी में आपने क्या स्किल सीखे हैं और किसमें प्रावीण्य हासिल है, उसके हिसाब से आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ फ्रेमवर्क बन रहा है, ये जानने की आपको जरूरत है, उसमें बहुत घुसने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो मुझे लगता है कि वन वे ट्रैफिक ही चल रहा था ये, तो मैं पूरा 1 घंटा बोल लिया हूँ। तो अभी भी कोई सवाल अगर नहीं है तो मुझे इजाजत लेनी चाहिए आपसे। हाँ, अच्छे बच्चों की तरह आपने सुना है, आपको म्यूट कर दिया गया है, हाँ, और हल्ला करने की इजाजत नहीं दी गई है स्कूल के क्लासरूम के जैसे। तो मुझे लगता है कि तो बोलिए, कोई सवाल है? की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे हम लोग। बहुत सारी बातें हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रही। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मैं पहले ही बोला, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, हीरोइन नहीं हूँ कि चेहरा देख के आप लोग संतुष्टि कर ले। नहीं सर, आप बहुत इंटरेस्टिंग वे में सारी बातें बताई। हाँ सर। हाँ सिंह साहब बोलिए। सर मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इसमें किए। इसमें मैं लास्ट में जुड़ा हूँ सर, तो आपको बहुत सारी बातें नहीं सुन पाया। अच्छा सर तो वो ये सभी प्राचार्यों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोगों को कोई प्रश्न करना है तो आप सूर्य सेठी सर से प्रश्न कर सकते हैं। आ रही है आवाज, पूछिए। आ रही है। मनीषा जी आ रही है? जी आ रही है सर जी। बहुत अच्छा सर जी, सर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। हाँ जी, सर ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया और एनवीएफक्यू के बारे में आई एम स्पेशली इंटरेस्टेड बिकॉज आई बिलोंग टू वोकेशनल कोर्स। एनवीएफक्यू एक बहुत ही अच्छी स्कीम है और ये जो स्किल्स की लेवल के अनुसार उनको जो सर्टिफिकेशन किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक द इंडस्ट्रीज recruit those people who have attained the particular grade। अगर उनको इस तरीके से स्किल्स के अनुसार जॉब मिलेगा और ज्यादा हम स्किल बेस्ड लर्निंग पे ध्यान देंगे तो इट इज द नीड ऑफ द आवर टुडे। सो मैं चाहती हूँ कि एनवीएफक्यू के द्वारा हर स्कूल्स वोकेशनल एजुकेशन और स्किल बेस्ड एजुकेशन पे बहुत ध्यान दे। साथ ही इनको वर्टिकल मोबिलिटी भी मिलना चाहिए सर। पहले भी व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ हुआ था तो वर्टिकल मोबिलिटी, ड्यू टू लैक ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी दैट स्कीम फेल्ड। सो मैं चाहती हूँ अगर वर्टिकल मोबिलिटी प्रॉपर मिले और इंडस्ट्रीज एब्जॉर्ब करे एक पर्टिकुलर लेवल के वोकेशनल ट्रेन्ड पर्संस को, तो दिस स्कीम इज वेरी वेरी सक्सेसफुल। मैडम मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ। एनवीक्यूएफ या कोई भी स्कीम अगर फेल होती है तो उसका कारण कुछ हद तक हम लोग भी होते हैं, क्योंकि हम सारी उम्मीदें शासन से लगा के बैठते हैं कि वो परोस के देगा और क्वालिटी स्किलिंग हम लोग भी नहीं करते हैं एज टीचर्स।
हाँ, अगर क्वालिटी स्किलिंग होगी और बच्चा अगर कुछ स्किल्स सीखेगा ना तो जरूर उसको रोजगार मिलेगा, लेकिन हम करते नहीं है ठीक से, हम खाना पूर्ति करते हैं इसलिए फेल होती है। हाँ, इसलिए मेरी इच्छा है क्या मैम, टीचर फ्रेटर्निटी अगर सुधर जाए ना तो ये देश सुधर जाएगा। सुधर जाए नहीं है ना, और बेहतर हो जाए। सुधरा हुआ है टीचिंग फ्रेटर्निटी, लेकिन और बेहतर हो जाए ना मैम। हाँ, और मुझे एक चीज अच्छा लगता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स है ना, वो मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल के टीचर से कहीं अच्छी क्वालिटी कई बार निकलती है। हाँ, लेकिन हम गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं करके अगर हे दृष्टि से देखें तो उनके टैलेंट का इस्तेमाल नहीं हो पाता कई बार। हाँ, तो आप लोग अपने टैलेंट का इस्तेमाल करें ना तो मुझे लगता है कोई आपको फेल ही नहीं कर सकता। सर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, और मैं देख रही हूँ कि जितना मतलब दिनों दिन इस पे बात की जा रही है क्वालिटी एजुकेशन पे, बट इन ग्राउंड लेवल सर वो और उसका डेप्रिसिएशन हो जाए। बिल्कुल सही सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं। इसमें ना पॉलिसी तो बन जाता है, सुहू शर्मा, बोलिए बोलिए मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए मैम। जी सर वही बोल रही थी जितने हम क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन, हाँ आवाज नहीं आ रही है मैम, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। हेलो, हाँ मेरा बोलिए। जी सर, जी सर। सर मैं फिर से बोल रही हूँ मिसेस शर्मा। हाँ पूछिए मैम। सर जैसे आपने 3 लैंग्वेज सिस्टम बोला, एक मदर टंग है, एक स्टेट लैंग्वेज और एक नेशनल लैंग्वेज, ऐसा। तो सर आज एक करिकुलम में एक जैसे साउथ स्कूल्स है तो वहाँ एक नॉर्थ लैंग्वेज, और नॉर्थ स्कूल्स है तो वो एक साउथ लैंग्वेज नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते सर? वो ना मैम थोड़ा प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है। देखिए क्या होता है, आप लोग चूंकि बेहतर पहचानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि जब हम घर में बच्चों को पहले 3 साल पालते हैं तो हम उसको या तो मदर टंग सिखाते हैं, तो मदर टंग वो जानता है। तो मुझे 3 साल की उम्र से अगर मदर टंग में उनको सिखाना है स्कूल में तो इजी होता है, या लोकल लैंग्वेज जहां हम रहते हैं वो सिखाना है वो इजी होता है, या इंग्लिश है। हाँ, लेकिन अगर मैं दूसरे प्रदेश का भाषा उठा के यहाँ सिखाना शुरू करूँ, हाँ तो वो यानी बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि वो घर की भाषा भी नहीं है, स्टेट की भाषा भी नहीं है। हाँ, इसलिए तकलीफ होती है। तो यानी प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि बच्चा जो है मैक्सिमम 3 साल की उम्र में 1 या 2 भाषाएं सीख सकता है। तो उसके ऊपर अगर, हाँ पूछिए। फ्रेंच इंट्रोड्यूस करते हैं, वो तो फॉरेन लैंग्वेज है। नहीं, वो पहली कक्षा से होता है मैम, 6 इयर्स से होता है या 6th क्लास से होता है, ये दो ही चीजें होती हैं। हाँ, लेकिन आप देखिए कितनी भाषाएं आप सिखा रहे हैं ये जरूरी है। अगर मैं हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच यूज कर रहा हूँ तो 3 ही भाषाएं हुई। आप 3 का चयन कर लीजिए पहले कौन से हैं। आप बोल रही हैं तमिल, हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज, तो 4 हो गए। मेरे बच्चे में इतनी क्षमता नहीं होती है मैम। बट ये तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं सर कि 7 साल की उम्र तक 12 भाषाएं बच्चे सीखने की कैपेबिलिटी रख लेता है। नहीं, ये अगर एक बच्चा रखता है तो 99 बच्चे नहीं रखते हैं। जो भी साइकोलॉजिस्ट ने कहा है 99 बच्चे नहीं रखते हैं। मैं अगर एक बच्चे को बोल दूं, आज हैदराबाद में एक निकला है मैम मैथमेटिक्स जीनियस, हाँ, तो वो बच्चा जिस तरह से गणित करता है उस तरह से इंडिया में कोई नहीं है जो गणित कर सकता है। तो मैं उसका एग्जाम्पल लूं कि 99 बच्चों के लिए मैं नीति बनाऊं। तो एग्जाम्पल हमारे पास बहुत होते हैं। कलाम साहब भी एक ही हैं, हाँ, मोदी जी भी एक ही हैं, भूपेश बघेल भी एक ही हैं। हाँ, तो हमको एग्जाम्पल ऐसे लेना चाहिए शिक्षा में, स्पेशली जो जेनरिक हो। ओके सर, थैंक यू सर। जी सर जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वी आर लेइंग स्ट्रेस ऑन द रीजनल लैंग्वेज एजुकेशन इन एट प्राइमरी लेवल। तो जैसे हमारा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है वो तो स्टैंडर्ड 1 से 12 तक टोटली इट इज इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो वुडंट इट बी कॉन्ट्राडिक्टरी टू एनपीई? हाँ, यस, आई सेड दिस इन द बिगिनिंग। हाँ, लेकिन मैंने ये कहा है कि इसमें कोई घबराने की बात इसलिए नहीं है
क्योंकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कहा गया है उसमें अभी तो एक्ट बना नहीं है, ये पॉलिसी है। अभी ये पार्लियामेंट में जा रहा है, उसमें आ जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो स्टेट ने डिसाइड किया है हाँ वही होगा। जी सर, जी ठीक है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है मैम, एजुकेशन डरने की बात नहीं रहती है। जी सर। इसमें एक But चीज जी सर, the value of English education is मनीषा जी, जी सर, जी इसमें मैं आप लोगों की जो इस बातें हैं उसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। अभी एससीईआरटी ने कक्षा पहली और दूसरी के लिए 20 भाषाओं में बाइलिंगुअल बुक तैयार की है, जिसमें एक पेज पर हिंदी है और उसके दूसरे पेज पर उसी चैप्टर की जो हिंदी में है उसका अनुवाद है लोकल लैंग्वेज में। तो छत्तीसगढ़ में ये देखा गया कि लगभग 20 भाषाएं, या उनको बोलियां भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 को छोड़ करके शेष भाषाएं ऐसी हैं जिनकी अपनी कोई लिपि नहीं है। 4 वो भाषाएं हैं जिनकी अपनी लिपि है, उसमें बांग्ला, तेलुगु, मराठी और उड़िया। तो ये 4 भाषाएं हैं। तो और 16 जो लोकल उसको बोली कहें या भाषा कहें, इनमें 20 पुस्तकें हमारे तैयार हुई हैं और अलग अलग जिलों में जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, जो बोली बोली जाती है, उसी किताब को बच्चों को दिया गया है। तो पहली दूसरी में डॉक्टर साहब, ये हमारे बच्चे लोकल लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। इसी साल हमने पहली बार दिया है, पहले केवल छत्तीसगढ़ी का रहता था, लेकिन अब जो एनईपी कह रही है उसके भाषा वाले पोर्शन को छत्तीसगढ़ पालन कर रहा है पहले से कर रहा है। सर ये मैं हमारे कई प्राचार्य भी नहीं जानते होंगे, इसलिए मैंने इस बात को बताया कि अभी इसी साल से शुरू हुआ है और 20 भाषाओं में हमारी हिंदी की पुस्तकें जा रही हैं। सर मुझे इजाजत दीजिए। सर थैंक यू सर, थैंक यू। आप बहुत कम समय पर सर हमें उपलब्ध हुए और इतनी अमूल्य जानकारी आपने दी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। आप सभी प्राचार्यों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग जुड़िए। मैं आज देख रहा था तो 26 लोग जुड़े हैं, 25 लोग, जिसमें 3 लोग तो हम ही लोग हैं, एक होस्ट और एक कोई डाइट से जुड़ा है। शेष प्राचार्य की कल भी सर हाँ बोलिए सर। कल कलेक्टर ने मीटिंग हमारा कल 3 बजे से आपको कक्षाएं होंगी। हाँ दर्शन जी बोलिए। हाँ दर्शन जी बोलिए। सर कल भी ट्रेनिंग है सर, कल भी ट्रेनिंग है 3 से 5 बजे तक सेकंड सेशन है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे यूनिसेफ कल। उसको ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए कि किसके द्वारा क्या ट्रेनिंग है। तो सभी प्राचार्यों से मेरा अनुरोध कि आप सब लोग इससे जुड़े और ये कार्यक्रम आपके लिए है, और इतना मेहनत से हम लोग लॉकडाउन के समय में भी इसको आयोजित कर रहे हैं जी, और अच्छा चल रहा है। कोई सुझाव है तो आप मुझसे डायरेक्ट फोन करके पूछ सकते हैं। इसमें जो भी सुझाव आप देना चाहें कि हमें दर्शन जी इसको ग्रुप में डाल देना। दर्शन कर दो तो आप सब लोग इससे जुड़िए, कंप्लीट कर दो ना। दर्शन जी आप सुनिए थोड़ा। तो आप सभी प्राचार्य लोग इससे जुड़िए और जुड़ करके इसका लाभ लीजिए। और अगर आप किसी विषय पर विशेष प्रशिक्षण चाहते हैं तो सभी प्राचार्यों से मेरा अनुरोध है कि उसमें आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि इस पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाए। जो आपको ऐसा लगता है तो उस पर हम प्रशिक्षण आयोजित कर देंगे। और फिर वही अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग नियमित रूप से जुड़ करके प्रशिक्षण लीजिए, क्योंकि लास्ट में हम एक सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे। और अगर कोई सुझाव है या कुछ बात करनी है तो अभी भी आप बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। अभी सर 9 से 12 अभी
बच्चों की एंट्री होनी है, तो हमको वो जो पुराना यूडाइस कोड है उस स्कूल का उसी में माध्यम से हम